नमस्कार। सामान्य वानिकी या जनरल फॉरेस्ट्री में अभी तक हम लोग उसकी जो एंसेंट इंडिया में जैसे विष्णु पुराण है उसमें 13 टाइप के वनों का डिस्क्रिप्शन है। वहाँ से लेके चंद्रगुप्त मौर्य, गुप्त काल, इस्लामिक रूल और फिर कंपनी आ जाती है। कंपनी ने कैप्टन वाटसन को अपॉइंट किया। नीलांबर कोनोली वो टीक प्लांटेशन है, चाथू में 150 रुपये दिए जा रहे थे उसको। फिर बाद में क्लेग हॉर्न आए, फिर अदर चीज़ें आती हैं अपनी। बाद में इंट्रोडक्शन होता है अपने ब्रांडिस भाई साहब का, डेट्रिच ब्रांडिस का, फादर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री। ब्रांडिस ने क्या किया, वो सारी चीज़ें हम लोग देख चुके थे। ब्रांडिस के बाद जैसे फॉरेस्ट एक्ट आता है, फिर 1875 उस टाइम पे जो इंडियन फॉरेस्टर जो मैगजीन निकलती है, पॉवेल एंड सिलिच जो दो निकालने वाले हैं। 78 में देहरादून में एक स्कूल इस्टेब्लिश किया जाता है, क्योंकि लोअर सर्विस वालों को ट्रेनिंग कैसे दी जाए। और जो एफ वैली जो उस टाइम पे डिपार्टमेंट से ही थे, रिटायर हुए और उन्हें सीधा वहाँ अपॉइंट कर दिया। एक टाइप से एफ वैली का ही इनिशिएटिव था कि भाई एक काम करते हैं, हमने पूरी ज़िंदगी भुगता है, हम यहाँ एक स्कूल खोल देते हैं जिससे डिपार्टमेंट वालों को हम कुछ फंड दे देंगे। ये कुछ ऐसा है जैसे मैं पूरी ज़िंदगी आप लोगों को या एडमिनिस्ट्रेशन में फॉरेस्ट्री पढ़ाऊँ, रिटायर होके मैं फॉरेस्ट में कोई एक ऐसी इंस्टीट्यूट डाल दूँ जो एक कटिंग एज एजुकेशन देती हो, और एमपी गवर्नमेंट सोचे कि चलो तुमने हमारे लिए ज़िंदगी भर काम किया, हम तुम्हें फंडिंग दे देंगे और तुम हमारे लोगों को ट्रेनिंग देते रहो। इस टाइप से वो फॉरेस्ट स्कूल बनता है। 81 में ब्रांडिस रिटायर हो जाते हैं और सिलिच को सेकेंड आईजीएफ बना दिया जाता है। 79 वो दिल्ली दरबार महाराजाओं का इशू आता है, जिसमें एलिफेंट वाला रिजर्वेशन एक्ट, प्रिजर्वेशन एक्ट आ जाता है। ये जो 19th सेंचुरी का लेटर हाफ है, ये वो काल था जिसमें देश के खासकर साउथ इंडिया में आए दिन किसी न किसी पार्ट में, हिस्से में अकाल पड़ते रहते थे। उन समस्याओं के लिए जो उस टाइप की समकालिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भारतीय प्रशासन था, भले वो क्राउन के अंडर था लेकिन थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने उस टाइम पे जो जर्मन थे वोल्कर, उन्हें रिक्वेस्ट किया, भाई साहब आप आ जाओ, देख लो हमारी ये जो समस्याएं हैं ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। उनके बुरे दिन चल रहे थे। वोल्कर आते हैं, 90 में अपॉइंट करते हैं, 93 में रिपोर्ट सबमिट करते हैं, जिसका परिणाम या परिणति होती है 94 की फॉरेस्ट पॉलिसी के रूप में। यहाँ तक हम लोग अपने पिछले क्लासेस में देख चुके थे। एक क्वेश्चन आता है कि देश में तुंगिया प्लांटेशन कब इंट्रोड्यूस की गई। मैं यहाँ थोड़ा, वैसे डिस्कशन का ज़रूरी नहीं है, कई बार चीज़ें मैं यहाँ छोड़ देता हूँ क्योंकि उनके जब अपने सब्जेक्ट आते हैं तो वहाँ पर उन्हें अच्छे से डिस्कस कर लिया जाता है। यहाँ बताने का एस्पेक्ट है कि जब तक वो सब्जेक्ट आए तब तक थोड़ा बैकग्राउंड आपको एक आइडिया आए। आपके दो सब्जेक्ट आएंगे, एक है एग्रो फॉरेस्ट्री यूनिट शायद 3 में, और एक है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, वो भी या तो यूनिट 3 या यूनिट 4 में है, आपके शायद 4 में है। इन दोनों ही सब्जेक्ट में आप तुंगिया प्लांटेशन और शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ ये तुंगिया प्लांटेशन बहुत डिटेल में आएगी। है क्या, ये जो ब्रांडिस भाई साहब थे अपने, ये कहाँ पर अपॉइंट किए गए थे, बर्मा या म्यांमार या पेगू में, पुराना नाम पेगू था उसका। क्यों किए गए थे भाई, सीधा सा मुद्दा था, ब्रिटिश को म्यांमार में ना तो कोई कोयले की खदानें थी, ना कोई सोने की खदान, गोल्ड या डायमंड की कुछ नहीं मिल रहा था। उस पर अटैक ही करके अपने अंडर इसलिए लिया गया क्योंकि वहाँ पर टीक के नेचुरल फॉरेस्ट से बड़े बड़े लॉग मिल जाते थे आराम से। अब मान लीजिए हम लोग यहाँ से ग्वालियर से 15-20 लोग बंदूक लेके जाते हैं आपके गांव में,
या आपकी कॉलोनी में और आपसे बोलते हैं धप्पा, आज से ये कॉलोनी हमारी है, तुम्हारे जो घर है, रोड है, जिसे तुम अपना समझते थे, एक्चुअल में वो तुम्हारे थे नहीं, आज से वो हमारे हैं। जब ब्रिटिश इस टाइप से पेगू में गए और वहाँ पर उनकी ट्रैवल्स के साथ इस टाइप से किया गया कि भाई जंगल पे अब हमारा अधिकार है, अब तुम जो भी लकड़ी काटोगे वो हमसे पूछ के करोगे। जनजाति थी तो वो क्या करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन मीन्स एक ज़मीन साफ की जंगल की, उस पर खेतीबाड़ी की 3-4 साल, जब उसका उत्पादन गिर गया तो वो एक नए एरिया में शिफ्ट हो गए और वहाँ पर जंगल साफ करके खेतीबाड़ी करना शुरू कर दिया। इस टाइप से घुमक्कड़ टाइप से ज़मीन को, आज यहाँ ज़मीन है, कल वहाँ, परसों वहाँ, तो ज़मीन रोटेट होती रहती थी। फसल एक ही, चावल या जो उस टाइम पे नेचुरल होते थे वो नेचुरल वैरायटी उन्हें यूज करते थे। इसे बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम खेती या लैंड रोटेशन सिस्टम। और भी नाम है इसका, जैसे कुल्हाड़ी मेनली यूज की जाती है तो इसे एक्स रोटेशन या एक्स कल्टीवेशन सिस्टम भी बोलते हैं। इस टाइप से जब वो काम करेंगे तो किसी नए एरिया में जब खेती करते हैं तो वहाँ जंगल को साफ करते हैं। साफ करके कैसे करोगे, आग लगा दोगे तो कई बार वैल्यूएबल ट्री खत्म हो जाते थे जो ब्रिटिश के लिए थे। तो इन्होंने क्या किया, उनको शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे बिल्कुल रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया। एक टाइप से बोलते हैं ना कि दूध में मक्खी को निकाल के फेंक दो। जो जनजाति थी उन्हें वहाँ से निकाल कर बिल्कुल बाहर कर दिया। रिजल्ट, जनजाति वालों के ब्रिटिश के साथ कॉन्फ्लिक्ट आ गए, आपसी लड़ाई झगड़े। इसका समाधान कैसे निकले, क्योंकि वो बोल रहा है भाई हमें खाने के लिए ज़मीन तो चाहिए, ये बोल रहा है नहीं ये जंगल आज से हमारा है, तुम कुछ कर ही नहीं सकते। तो वहाँ पर एक जो लोकल, जैसे आप RF या ACF लेवल मान लीजिए, इस लेवल पे एक अधिकारी था जो ब्रांडिस के नीचे काम करता था। उसने एक तरकीब निकाली कि देखो ये पहाड़ी है, जैसे जनजातियाँ जो है वो ज़्यादातर आदिवासी जो है प्लेन में कम रहते हैं, सभी के सभी पहाड़ों में टॉप पे नहीं रहते हैं, ये इस पे तलहटी में नहीं रहते, ये मिड में कहीं रहते हैं। क्योंकि तलहटी में जो कार्निवोर है, हंटिंग एनिमल है, जैसे टाइगर, लेपर्ड, इस टाइप के जो कार्निवोर हैं ये तलहटी वाले रीजन में ज़्यादा होते हैं, इनसे डर रहता है। पहाड़ी पे ऊपर जो है पानी की एडवर्स वेदर की दिक्कतें ज़्यादा होती हैं, तो ये मिड में जनरली रहते हैं। स्टार्टिंग में अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो, स्टोन एज, उसमें भी हम लोग काफ़ी लंबे टाइम तक इसी पर रहे, कभी टॉप या बॉटम पे आने में बहुत टाइम लगा। जब अपने पास हथियार अच्छे से हो जाए तभी आ पाते हैं अपन लोग। वो यहाँ पर रहते थे। इस आदमी ने क्या किया, एक काम करो, हमारे पास एक एरिया था जिस पे हमने पेड़ काट कूट के सब साफ कर लिए थे, अब वो उसमें एरिया हमारे लिए खाली था, मीन्स ब्रिटिश के लिए। तो उसने कहा ये काम करते हैं हम लोग, खाली एरिया तो कोई काम का है नहीं, हम एक काम करते हैं इसमें पेड़ों की प्लांटेशन कर देते हैं। जैसे ये पूरा एरिया अगर मैं ले लूँ, मैंने गलत लगा दिया। इसने क्या किया कि मान लो ये एक एरिया है, बोले हम एक काम करते हैं इसमें हम अपने पेड़ों की प्लांटेशन लगा देते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, ये इससे एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं और आगे ज़्यादा रिस्पेक्ट है, यहीं पे क्लियर हो जाएगा तो आगे नहीं पढ़ना पड़ेगा। हम एक काम करते हैं, पेड़ों की इसमें प्लांटेशन कर देते हैं और जो बीच की खाली ज़मीन है इस पर तुम खेती कर लो। कैसे करवाई गई, जो आदिवासी थे उनसे बोल दिया गया तुम यहाँ खेती कर लो। और ये पेड़ किसने लगाए, ब्रिटिश ने। मतलब जमीन किसकी है, गवर्नमेंट की। पेड़ किसने लगाए, गवर्नमेंट ने। बाद में बढ़ जाएंगे तो काटेगा कौन ने, गवर्नमेंट। बीच की जमीन आदिवासियों को दे दी गई जो जनजातियां थी कि आप उन पर खेती करिए, जब तक ये पेड़ कवर ना कर ले एरिया तब तक आप खेती करिए 2-3 साल, और जब खेती उत्पादन रुक जाता है आप रुक जाओ, क्योंकि पेड़ लग गए थे, हम तुम्हें नेक्स्ट एरिया लौट कर देंगे, उसमें आप फिर अपनी खेतीबाड़ी करिए। इस सिस्टम को बोला गया तुंगिया। बर्मा में ही, क्योंकि आदिवासी है,
किसमें, पहाड़ी रीजन में करते थे। तो ये शब्द जो है तोंग्या, इसमें तोंग का मतलब होता है हिल, पहाड़ी, और अया का मतलब होता है कल्टीवेशन। कई बार पूछा गया है, कम से कम 20 से ऊपर बार, कि तुंग्या क्या है। आंसर आता है कि एक बर्मीज वर्ड। कौन सा शब्द है, बर्मी भाषा का शब्द है तोंग्या। इसमें तोंग का क्या मतलब होता है, हिल। अया का मतलब क्या होता है, कल्टीवेशन। तोंग्या का मतलब क्या होता है, हिल कल्टीवेशन। ये सब काम कब हुआ, जब ब्रांडिस कहाँ था, म्यांमार में। ब्रांडिस को जब अपने यहाँ अपॉइंट किया गया तो कॉन्फ्लिक्ट तो अपने यहाँ भी ट्राइबल्स के साथ आ ही रहे थे। तो ब्रांडिस जब यहाँ आईजीएफ बन जाता है तो उसने उसी की ड्यूरेशन में उसने ये आइडिया इधर उधर भी फैलाया। 1890 के टाइम पर ये जो तोंग्या टाइप की प्लांटेशन है, 1890 तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। इससे पहले जब ये आईजीएफ बना तो ये जो अपना बांग्लादेश है, इसका चिटगांव वाला एरिया जो म्यांमार से जुड़ा हुआ है एरिया है, उस एरिया में प्लांटेशन की गई, तुंग्या प्लांटेशन। वहाँ के जो चिटगांव की जो पहाड़ी वाले रीजन के इशू थे वहाँ पर करवा दी गई थी। आइडिया अच्छा था। इसके बाद फिर लगभग 1890 के टाइम पे कुर्ग, ये कुर्ग कहाँ है, आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ी होगी कि जब देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे 9 के आसपास यूनियन टेरिटरी होती थी। जो मैसूर है उसके बगल में एक कुर्ग है, COORG, कुर्ग के नाम से एक छोटा सा राज्य हुआ करता था जिसे यूटी बना दिया गया था। आपने कहीं पढ़ा हो कि वहाँ की जो राजा का तो नाम भूल गया हूँ मैं, बहादुर सिंह ऐसा कुछ था। राजा ने बहादुरी नहीं दिखाई, उसने ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई में आम पब्लिक ने ज़्यादा हिस्सेदारी ली थी। तो कुर्ग में 1890 के आसपास प्लांटेशन की गई। नेक्स्ट प्लांटेशन जो है वो 1896 के अराउंड बंगाल में फिर से की गई। ठीक है, नॉर्थ बंगाल के आसपास जो अपने देश में पड़ता है। तो इस टाइप से ये 3-4 प्लांटेशन हो गई। अब क्वेश्चन क्या आता है, फर्स्ट तोंग्या प्लांटेशन वेयर राइज इन नॉर्थ बंगाल इन द ईयर। फर्स्ट तोंग्या प्लांटेशन नॉर्थ बंगाल में कब की गई। कई बार क्वेश्चन आए हैं, देश में पहली तोंग्या प्लांटेशन कब की गई। अब भाई ठीक है, मान लिया बांग्लादेश है वो अब देश का हिस्सा नहीं है तो हम उसको छोड़ देते हैं, लेकिन ये जो कुर्ग में की गई, कुर्ग जो कर्नाटक में पड़ रहा है, उसमें तो 1890 के आसपास की गई। तो ये कोई हॉलैंड या जर्मन थोड़ी थे, मतलब यूरोप में थोड़ी है कुर्ग, कर्नाटक देश में ही है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है देश में फर्स्ट टाइम तुंग्या प्लांटेशन कहाँ इंट्रोड्यूस किया। आंसर दे देते हैं 1896, और फिर लिख दिया जाता है कहाँ, नॉर्थ बंगाल में। 1896 में देश में पहली बार तुंग्या प्लांटेशन की गई और आंसर है नॉर्थ बंगाल, जबकि कुर्ग में उससे पहले हुआ है। ऐसी समस्याएं क्या है, क्यों है, थोड़ा आप एक बेसिक और लेके चलिए क्योंकि ये आपके काम की बात है। 2008-9 के जो मेरा एकेडमिक टाइम पीरियड था, उस टाइम पे मार्केट में कोई ऑब्जेक्टिव बुक्स हुआ ही नहीं करती थी फॉरेस्ट्री की। हम लोगों का जो पीरियड था जिसमें हम लोगों ने जो एकेडमिक एग्ज़ाम है उनकी थोड़ा इम्पोर्टेंस बढ़ा, कंपटीशन फाइट जीआरएफ वगैरह थी, सीटें ठीक थी तो फाइट बढ़ी। तो हम लोगों ने जो भी बुक्स हमें पढ़ने को आई उसके हिसाब से हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव बना दिए। इंटरनेट वगैरह बहुत आम नहीं थे, डोकोमो आया तभी इंटरनेट वगैरह आए। तो बहुत सारी जो हम लोगों ने ऐसी कोई टेम्परेरी बुक पढ़ ली जिनमें कुछ उल्टा सीधा लिखा है, जैसे देश में जीएफएम का भी इंट्रोड्यूस किया, जो बंगाल वाला एग्जाम्पल है वही फिट हो गया। तो ऐसी अल्प ज्ञान के आधार पर जो बुक्स लिखी गई, ये बुक्स टीचरों ने नहीं लिखी, बच्चों ने लिखी, हमारे जैसे ही लोग थे जिन्होंने वो बुक्स लिखी। इस टाइप की बुक्स लिखी गई
इन्होंने JRF SRF निकाला और वो बुक पब्लिकेशन में आ गई और उन्हें पब्लिश कर दी। जैसे जैन पब्लिकेशन है, साइंटिफिक पब्लिकेशन है और भी है, इन्हें पब्लिश करना था, वो मटेरियल मिल गया, इन्हें पब्लिश कर दिया। ये अब PSC में क्योंकि वो बुक्स मार्केट में स्प्रेड हुई, कुछ था नहीं, टीचर जो एकेडमिक वाले हैं जैसे अपने यहाँ जबलपुर में है या अदर यूनिवर्सिटी है, इनके पास क्या है, टाइम की दिक्कत होती है, हर सब्जेक्ट की समझ होती नहीं है। मार्केट में गए, 4 बुक्स उठाई, आपका MPPSC का पेपर बनाना था, MPPSC ने रिक्वेस्ट की भाई साहब तुम आ जाओ, ये गए वो 4 बुक्स से उठा कर दे मारे आपके क्वेश्चन। तो ये जो उल्टा सर्कुलेशन जो बह रहा है वही आपको यहाँ परेशान कर रहा है। यहाँ जैसे APPSC वालों ने पूछा, नागालैंड वाले हैं वो भी यही काम कर रहे हैं, जो बुक्स में है उसी को उठा के पूछ लेते हैं, सही क्या है गलत क्या है किसी को पल्ले ही नहीं पड़ रहा। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये डाटा कई जगह दिक्कत खड़ी करेगा, आपको कन्फ्यूजन ना हो। अगर आपको इसमें अब आंसर देख लिया जाए तो आपके पास 96 के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। दूसरा, ने नॉर्थ बंगाल सीधे ही पूछ लिया था तो सीधा सीधा आंसर है कि भाई 1896 है, ठीक है। तुंगिया प्लांटेशन क्या है, हिल कल्टीवेशन, बर्मीज बर्ड है, ठीक है। इसके बाद आता है बंग भंग 1905। 1905 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है फॉरेस्ट्री के ऊपर, जहाँ पर ग्लोबल लेवल पे एक टाइप से जो ब्रिटिश कॉलोनीज हैं उन सब के लोग वहाँ बैठते हैं और उन सब की आपस में मेन मुद्दा, देखो सबसे बड़ी समस्या क्या है, जर्मन फॉरेस्ट्री पे एक टाइप से जर्मन का पूरा कब्जा है और जर्मन से ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। जर्मन जब भी थोड़ा आंखें दिखा देते ये ढीले हो जाते क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं। तो ब्रिटिश को जब अपनी कमजोरी पता पड़ी तो इनने क्या करना शुरू किया, अपने आप को आत्मनिर्भर, सेल्फ रिजिलेंट या सेल्फ रिलायंस जो भी है, आत्मनिर्भर बनाने का काम शुरू किया। तो इन्होंने जो अपनी कॉलोनीज़ हैं जैसे कि US है, उससे लिंक है, US है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, अदर जो कंट्री थी इनके साथ मिलकर एक कन्वेंशन सा लेना स्टार्ट किया जिसमें ने डिसीजन किया कि हम फॉरेस्ट एजुकेशन, मतलब सब अपने अपने काम करेंगे, एक जगह प्लेटफॉर्म पे आएंगे, आपस में शेयर करेंगे। इस टाइप से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होना शुरू हुई। रिजल्ट ये हुआ कि देश में फॉरेस्ट्री की एजुकेशन कैसे प्रॉपर की जाए। यहाँ एजुकेशन का सेंस ये नहीं था कि आम आदमी को फॉरेस्ट्री समझानी थी, पर्पस था कि हम लोग कब तक ब्रिटेन में, क्योंकि देश में वो एग्ज़ाम के सिलसिले चल रहे थे कि तुम तो हमारे लिए वहाँ से सिलेक्ट करके भेज रहे हो, यहाँ पर भी एग्ज़ाम करवाना पड़ेंगे, तो इंडियंस को उससे बाहर ना किया जाए। सेकेंड वही है कि जब गवर्नमेंट आती है तो थोड़ा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स अप्लाई करने पड़ते हैं। तो यहाँ IFS हैं, उनकी ट्रेनिंग यहाँ की यहीं की जाए, इन्हें ब्रिटेन ना भेजा जाए, ब्रिटेन को, जिससे खर्चे बचे। एक टाइप से ट्रेनिंग का पूरा खर्चा जो है वो इंडियन गवर्नमेंट पे ही डाल दिया जाए, तो इनकी ट्रेनिंग यहीं लो। दूसरा, ये जो लोअर स्टाफ है इसको कहाँ से ट्रेनिंग दी जाए, ट्रेनिंग के लिए प्रॉपर एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत है क्योंकि ऑल इंडिया सर्विस हो गए, अब फैल चुका है कारोबार। तो इन्होंने क्या किया, जो स्कूल बनाया था देहरादून में उससे तो काम हो नहीं रहा था, छोटा ही था, तो इन्होंने एक पूरी बड़ी बिल्डिंग का प्लान बनाया। देहरादून क्यों, क्योंकि मसूरी ऊपर इनने अपनी राजधानी बना रखा था, तो पहाड़ों के नीचे प्लेन एरिया था, उसमें इनने बनाना शुरू किया। तो देहरादून में 1906 में इन्होंने इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे आज हम FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं, इसको इस्टेब्लिश किया, इसकी स्थापना की। ऐसा बोल सकते हो कि इसका शिलान्यास, स्टोन पूजन, पत्थर रख के नारियल फोड़ दिया गया, ये बिल्डिंग नहीं थी। और जो फॉरेस्ट स्कूल था वो यहीं कहीं पास में बड़ी बिल्डिंग रही, ठीक है। इसका श्री गणेश हो गया है, ज़मीन को, पेड़ पौधों को साफ काट के बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। अब जैसे अपनी नई यूनिवर्सिटी बनती है तो क्या होता है कि यूनिवर्सिटी का कैंपस तैयार होता रहेगा, क्लासेस शुरू हो जाती हैं, क्लास कहाँ होगी, कहीं से कोई बिल्डिंग किराए पे ले ली, वहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन चालू हो जाता है। तो ऐसे ही इन्होंने क्या किया, अपना
एक जो चांदबाग वाला रीजन है जिसमें अभी जो दून पब्लिक स्कूल है, उसी बिल्डिंग में, उस बिल्डिंग के ऊपर इन्होंने अपना बोर्ड डाल दिया, FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का बैनर टांग दिया और उस बिल्डिंग से अपनी FRI का काम करना शुरू कर दिया। ये बिल्डिंग बनती रही, बनने में टाइम लगता है। ये बिल्डिंग 6 से शुरू हुई, कभी फंड मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्योंकि वर्ल्ड वार शुरू हो चुका था 14 में, वर्ल्ड वार में पैसा कम हो गया इनका। बनते बनते 1919 में ये बिल्डिंग तैयार हो गई। तैयार हो गई तो अब उस टाइम पे जो गवर्नर थे, शायद नाम तो भूल गया मैं इसमें, गवर्नर कौन था उस टाइम पे, देख लेना एक बार, वैसे कभी पूछा तो नहीं गया, लेकिन शायद कैनिंग थे, जो भी है। कैनिंग तो बहुत पहले थे, 1857 के टाइम पे कैनिंग थे, इस टाइम पे शायद इरविन थे। तो वो जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, वो इसके उद्घाटन नारियल फोड़ने के लिए चले गए फिर से। तो इस टाइप से ये बिल्डिंग 1919 में बनी। और जैसे ये बिल्डिंग बनती है तो चांदबाग वाली से बीच में ही इधर उधर और शिफ्ट होते हैं और यहाँ पर वापस अपनी बिल्डिंग में इनका काम शुरू हो जाता है। इस टाइप से ये बिल्डिंग बनी। तो बिल्डिंग से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आएंगे कि FRI कहाँ है, देहरादून में, कब बनी, 1906 में। जब बनी यानी कि 1906 में, भले ही इनके पास बिल्डिंग नहीं थी, तो इसका जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है उसे किसे बनाया गया, तो ये बनाया गया विलमोंट को। याद ना रहे तो ये पुरानी पिक्चर डाल दी है, इसके पीछे ये मसूरी की पहाड़ियाँ दिख रही हैं, तो क्या दिख रहा है तुम्हें, माउंटेन, बहुत बढ़िया। अब नहीं रहती है, उस टाइम पे 1900 की स्टार्टिंग में इस पूरे रीजन में बर्फबारी पड़ती थी। देहरादून में जैसे कभी जाना हुआ आपको और वहाँ की पुरानी पिक्चरें देखोगे तो जो आज सिटी के सेंटर रीजन है जहाँ कभी बर्फबारी नहीं मिलती है, मसूरी में इवन पीछे जाना पड़ता है धारचूला तरफ, यहाँ देहरादून में बर्फबारी होती थी, डे टाइम में बर्फबारी होती है। इतना ठंडा उस टाइम पे था, क्लाइमेट चेंज हो गया तो अब वहाँ नहीं होती है। तो आप पीछे की माउंटेन पे सीधी बर्फबारी आपको स्नोफॉल दिख रही है। तो पीछे का माउंटेन, फर्स्ट प्रेसिडेंट विलमोंट, ठीक है। लेटर फेज में फॉरेस्ट्री का जो कुछ भी होगा वो इसी FRI के आसपास होता रहेगा। जैसे बाद में फॉरेस्ट एजुकेशन के लिए ICFRI बनी, हम लोग आराम से पढ़ेंगे, तो ये भी इसी के पीछे साइड में एक बिल्डिंग बना दी गई, वहाँ से ICFRI जो आप देश में फॉरेस्ट एजुकेशन रिसर्च का पूरा काम करती है वो बनाई गई। इसे 1991 में डीम्ड यूनिवर्सिटी का, अर्ध शासकीय यूनिवर्सिटी इस टाइप से रहा, उसका दर्जा दे दिया गया और इसे ICFRI के अंडर डाल दिया गया। इसी बिल्डिंग के साइड में, इस साइड जो इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी है, इग्नफा, जिसमें IFS वालों की ट्रेनिंग होती है, वो बना दी गई। इसके इस साइड इग्नफा है और इस साइड आगे जो ACF निकालेंगे आप में से उन लोगों को, इस साइड एक आपका कॉलेज है जिसमें ट्रेनिंग होती है ACF की और इधर IFS की। तो ये इंस्टीट्यूट बन गई। अब इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, FRI कहाँ है, आंसर जाएगा आपका देहरादून। यहाँ कई बार एग्जाम कम होते हैं, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, कितने नाम लिखते हैं, कॉमन से है, तो यहाँ जो भी क्वेश्चन है वो आप समझ लो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, उन्हें तो कर ही लो। FRI स्टार्टेड इन द ईयर, कब स्टार्ट किया गया, 1906 में। ये 5 और 6 में कन्फ्यूजन ना हो, फॉरेस्ट एजुकेशन में छक्के छुड़ाने शुरू कर दिए। FRI वर्ल्ड की कुछ चुनिंदा इंस्टीट्यूटों में से है जो सेंचुरी मार चुकी हैं और एक अच्छे लेवल पे बेहतर काम कर रहे हैं। हमारे पास ग्लोबल लेवल का डाटा है। कुछ और क्वेश्चन है, जैसे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून हैज़ इट्स रूट इन अरेस्टवाइल इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टेबलाइज इन द ईयर। क्वेश्चन पूछा गया कि जो अपनी आज की फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसकी जड़ें जो पुरानी इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है उससे जुड़ी हुई है, इसकी स्थापना कब हुई। लंबा चौड़ी बात करेंगे, हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने भाई बोला कि इन 1878 में जो इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल की स्थापना की गई थी
ब्रिटिश के टाइम पे, वही 1906 में किस नाम से जाना गया या उसका रीनेम कर दिया गया। एक्चुअल में क्वेश्चन ये कुछ हद तक ठीक है। देखो क्वेश्चन जब बनाए जाते हैं तो वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर को उस चीज़ की कितनी जानकारी है। मुझे थोड़ा आइडिया इसलिए होता है क्योंकि पिछले 4 साल से हम लोग वही सुबह दोपहर शाम वही कर रहे होते हैं। FRI जो है उसके रिसोर्सेज बार बार पढ़ते हैं, उसकी हिस्ट्री बार बार आती है, तो समझ में आता है कि स्कूल अलग था, इसे अलग बनाया गया क्योंकि एरिया लगभग एक ही है। इसी का इतना बड़ा कैंपस है कि वो पुराना स्कूल भी उसी कैंपस के अंदर आ गया। एक्चुअल में ये पुरानी स्कूल पे पुराना बोर्ड हटा के नया बोर्ड टांगना नहीं है, ये बिल्डिंग ही अलग है। लेकिन अगर आपको ने कम प्रॉपर पढ़ा तो ये सीधा यही लगता है कि पहले स्कूल था, उसी बिल्डिंग पे पहले लिखा था कि कॉलेज का बोर्ड टंगा था, उस कॉलेज के बोर्ड को हटा के यूनिवर्सिटी का बोर्ड टांग दिया। ऐसा नहीं है। क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि पुरानी बिल्डिंग को किस नाम से अब जाना जाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं चलो ठीक है, मान लिया FRI है। इसी ड्यूरेशन में क्या होता है, 1914 में लगता है वर्ल्ड वार फर्स्ट। वर्ल्ड वार होगा तो लड़ाई होगी, गोलाबारी चलेंगे, सिप हैं, पूरी लड़ाई तो टिकी है। इनके पानी के जहाज तोड़े फोड़े जाएंगे, सामने वाले ने इनका गोला फोड़ दिया, 4 जहाज टूट गए। तो इन्हें शिप बिल्डिंग को स्ट्रीमलाइन करना है जिससे रैपिडली प्रोडक्शन हो सके शिप का और हम फाइट ना हार जाएं। तो इन्हें क्या करना पड़ा, सेंटर लेवल पे एक बोर्ड बनाया, बोर्ड ऑफ फॉरेस्ट्री। जैसे ही वर्ल्ड वार शुरू हुआ इन्होंने बोर्ड ऑफ फॉरेस्ट्री इस्टेब्लिश कर दिया 1914 में। कई बार पूछा गया कब बनाया गया, पर्पज क्या था। देखो उस टाइम पे सेंट्रल और स्टेट का कोई मुद्दा नहीं था, स्टेट का ज़्यादा कुछ था नहीं, सब कुछ सेंटर के पास था। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फॉरेस्ट्री क्यों बनाया गया कि टिम्बर के यूज को रेगुलेट किया जाए, जिससे जो गुड क्वालिटी का टिम्बर है सीधा शिप बिल्डिंग में जाए, सीधा ब्रिटेन भेजो जिससे जहाज बने। 26 में वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस हुई है रोम इटली में। इस कांग्रेस को हम लोग आगे फिर से पढ़ेंगे। कब हुई, 26 में। अब यहाँ एक ट्विस्ट और आता है, जैसे ये वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस है और रोम कहाँ हुई, इटली में। कब हुई, 26 में। यही कांग्रेस आगे फिर ऑर्गेनाइज की जाएगी 45 में। कहाँ पर, कनाडा के क्यूबेक में। और जब ये क्यूबेक में होगी, यहाँ पर इनके आपस में होता है कि भाई देखो हम लोग हर साल बैठते हैं, ये मुद्दा क्या चल रहा होता है फॉरेस्ट्री कांग्रेस का। अभी तक फॉरेस्ट्री सेपरेट नहीं है, एग्रीकल्चर ग्लोबल लेवल पे एग्रीकल्चर का एक हिस्सा है। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वालों का यहाँ पर इकट्ठे हो रहा है फॉरेस्ट्री के एस्पेक्ट पे, फॉरेस्ट्री वाले मुद्दे पर डिस्कस करने के लिए। तो इन्होंने बोला भाई हम लोग हर साल बैठ चुके थे, पिछली बार बैठे थे, हमने कुछ मुद्दे डिस्कस किए थे, लेकिन उन्हें ग्लोबल लेवल पे कैसे स्प्रेड किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए, हमारे पास कुछ है नहीं। सेकेंड में बैठे, थर्ड में बैठे, यही चलता रहेगा। तो जब 45 में बैठे, कहाँ, कनाडा में, तो उनने बोला एक काम करते, एक इंटरनेशनल लेवल की संस्था बनाते हैं। उस संस्था का नाम रखा है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नाम क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। फॉरेस्ट्री इसमें शब्द नहीं है, एग्रीकल्चर की है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या बना, FAO। उस टाइम पे जब कनाडा में चल रहा था, बोला FAO बनाते हैं। और ये कहाँ पर रहेगा, बोला वाशिंगटन DC। बोला कोई मुद्दा नहीं है क्योंकि उस टाइम पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उधर ही जा रहे थे। बोला वाशिंगटन DC में एक हम इसका टेम्परेरी हेडक्वार्टर बना देते हैं, बाद में देखेंगे ये बिल्डिंग कहाँ बनानी है, अभी हाल फिलहाल में बना देते हैं। वाशिंगटन DC में इसका बना दिया। लेटर फेज में इसे यहाँ से शिफ्ट करके, क्योंकि फर्स्ट वो जो है यहाँ हुई थी, तो रोम में इसका FAO को ऑफिस शिफ्ट कर दिया गया। तो अभी FAO का जो ऑफिस है वो कहाँ है, रोम इटली में। कई बार पूछा जा चुका है। इनकी जो FAO का जो गठन हुआ था 45 में, वो था 16 अक्टूबर को इसका गठन किया गया था 45 में। इसलिए इसे बोलते हैं वर्ल्ड फूड डे। क्या बनाते हैं, वर्ल्ड फूड डे।
ये क्या किस ईयर का टाइटल है फ़र्क नहीं पड़ता। वर्ल्ड फूड डे कब होता है? 16 अक्टूबर को। क्यों? क्योंकि FAO 1945 में बना था। कहाँ स्थापना हुई वो अभी बात का मुद्दा है। अब अपन क्या करते हैं, FAO की ये मीटिंग को देख लेते हैं। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस की फर्स्ट कांग्रेस कहाँ हुई? रोम इटली में हुई थी फर्स्ट, ठीक है। सेकंड कनाडा में हुई थी 45 में, जिसमें ये FAO बनाया गया। थर्ड हेंस की फिनलैंड में हुई थी 49 में। हमें इनसे ज़्यादा लेना देना नहीं है, एक आध एक्सेप्शनल क्वेश्चन पूछ ले वो अलग है, नहीं तो नहीं। फर्स्ट कहाँ हुई? रोम इटली में, ठीक है। यहाँ पर फोर्थ हुई थी 1954 में देहरादून में, क्योंकि ये इंडिया में हुई थी इसलिए अपना मतलब का है। अभी रिसेंटली हुई भी नहीं है, 21 में हुई है साउथ कोरिया में, तो कोई इतना अब अपने लिए 23 में कोई मुद्दा नहीं है। पिछले 2 एग्जाम में थोड़ा मुद्दा था। हर 6 ईयर होती है, हर 6वें साल होती है। ये FAO फॉरेस्ट की बहुत सारी मैगजीन निकालता है। ये FAO से 2 टाइप की बुक्स निकलती हैं या मैगजीन्स निकलती हैं जिनसे अपने क्वेश्चन आते हैं। मैं यहाँ इस पर बना देता हूँ, ये लिखता हूँ FAO। पहले तो यही पूछा जाता है FAO कहाँ है, कब बना, वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है। 3 क्वेश्चन ये निकल गए आपके। दूसरा FAO 2 बुक निकालता है, एक निकालता है स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये कौन निकालता है? FAO। स्टेट ऑफ इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट वो कौन निकालता है? अपना FAO का ही एक नेशनल लेवल पे एक ब्रांच बनती है जो अब अपनी है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। उसकी हिस्ट्री में अपन ये वापस पढ़ेंगे। तो नेशनल लेवल का डाटा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया निकालता है। ये निकालता है इवन में और ये निकालता है ऑड में। जैसे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है अपनी, उसने डाटा निकाला 21 में, 2021 में, चलो 2021 में। FAO की रिपोर्ट आती है 22 में। अब इसकी रिपोर्ट आएगी 23 में, इस साल आएगी, साल के एंड तक आ जाएगी। और इसकी रिपोर्ट आएगी 24 में, फिर ये आएगा 25 में और इसकी आएगी 26 में। और ऐसा सभी देश करते हैं जैसे FAO जब अपनी रिपोर्ट निकाले तो वो हर कंट्री का डाटा ले सके। तो इसकी रिपोर्ट आने से पहले सभी कंट्री अपना अपना डाटा निकाल देते हैं। तो एक तो निकलती है स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट, इससे कई बार क्वेश्चन आए हैं। दूसरा, इससे फॉरेस्ट्री से लिखती है बुक निकलती है अन सिल्वा। सिल्वा मतलब ट्री, सिल्वीकल्चर। अन सिल्वा ये बुक है, अन सिल्वा। आपसे पूछा जाता है कि FAO जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वो जो रोम इटली में है, वो एक फॉरेस्ट्री से रिलेटेड मैगजीन निकालता है। उस मैगजीन का नाम क्या है? अन सिल्वा। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस वाज हेल्ड इन द ईयर 1926। कहाँ हुई? आप यहाँ कहाँ पर हुई भाई लगा लेना, रोम इटली में। इन्हें थर्ड पूछ रखी है, ICAR से रिलेटेड एग्जाम है, नागालैंड PSC से रिलेटेड 2-3 बार आया कि थर्ड कब हुई। ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, वो थर्ड वैसे हेंस की है, लेकिन ये एकेडमिक है, आप इसे छोड़ सकते हो। फोर्थ याद रख लो, देहरादून में हुई और काम खत्म। आगे कॉन्फ्रेंस 26 वाला मुद्दा हो गया। 27 में आया इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। इस पर फिर ध्यान देते हैं। जब ब्रांडिस भाई साहब आए थे तो अपना फर्स्ट एक्ट कब आया था? 1865 में। इसमें फॉरेस्ट का कोई खास क्लासिफिकेशन नहीं था कि बोला कोई भी ऐसा एरिया जिसमें बरस बूट कुछ खड़ा हुआ जंगल है। इस फॉरेस्ट को जब इन कुछ साल काम करते हैं, उस पर एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करते हैं, तो दिक्कतें खड़ी होती हैं। तो अपने हिसाब से फिर हम लोग समझू के फॉरेस्ट को क्लासीफाई कर लेते हैं। तो इन्होंने इसका अपडेटेड अमेंडमेंट लेके आए 1878 में, जो इसका संशोधन अधिनियम था, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878। इसमें उन्होंने फॉरेस्ट को क्लासीफाई किया
रिजर्व फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की कैटेगरी में। अब 78 तक तो ब्रिटिश ने अपने हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से क्लासीफाई कर लिया। इसके बाद फिर इंडियन कांग्रेस का उदय होता है, देश में काफ़ी ज़्यादा भावनाएं आती हैं, बहुत कुछ मूवमेंट चलते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है, उस टाइम पे बहुत कुछ चलता है, इंडियंस को पावर दी जाती है, तो अब आप पुराने कानूनों से काम नहीं चला पाते हो। दूसरा, समय के साथ अब आपकी बहुत सारी ज़रूरतें बदली, उसके लिए बीच बीच में सेंट्रल लेवल पे गाइडलाइन आती रही। अब आपको ज़रूरत थी कि सारी गाइडलाइंस को इकट्ठा कर दिया जाए। जैसे आपका एक एडिशन आ गया फॉरेस्ट्री की नोट्स का, अब समय के साथ बीच में बहुत सारा करंट अफेयर आ गया। करंट अफेयर आते आते इतना ज़्यादा हो गया कि उसकी 100 पेज के आपके नोट्स से 150 पेज के करंट अफेयर हो गए। तो आपको एक टाइम के बाद रिवाइज करने की ज़रूरत होती है, जिससे करंट अफेयर को यूज करते हुए प्रॉपर एक फॉरेस्ट्री का नोट्स बना दें, जिससे करंट अफेयर हट जाए और सब कुछ एक सिंगल बुक रह जाए। इस टाइप से इन्होंने इसे फिर से अपडेट किया और एक नया पूरा फुल लेंथ एक्ट लेके आए, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। काफ़ी इनलार्ज है। आपसे जब हम लोग फॉरेस्ट लेजिस्लेशन पढ़ेंगे उसमें पूरा पढ़ेंगे कि ये 1927 का एक्ट, जिसे 100 साल होने वाले हैं, कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शन थे, इसमें कैसे कैसे डिवाइड किया गया, पूरा पढ़ा जाएगा इसे सिलेबस में। कब आया? 27 में। प्रेजेंट में गवर्नमेंट ट्राई कर रही थी कि इसे 100 ईयर हो चुके हैं और अब ज़रूरतें काफ़ी बदल चुकी हैं। एक तो ये ब्रिटिश का था, तो हम लोग अपनी गुलामी वाली चीज़ें थोड़ी बदल रहे थे अपने देश की ज़रूरतों के हिसाब से। दूसरा, समय बहुत कुछ बदल चुका है, ज़रूरतें बदल चुकी हैं, तो कोशिश की जा रही थी, लेकिन फिर उसके अपने कॉन्फ्लिक्ट हैं। आगे करंट अफेयर में हम वो चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब आया? 1927 में। नेक्स्ट मुद्दा आता है 36। 1936 में देश का पहला नेशनल पार्क बनाया गया। देश में सबसे पहले क्या आया? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कब? 1896 में वेदांतंगल फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी। नेशनल पार्क बना 36 में। कौन सा? कॉर्बेट। यहाँ पर कॉर्बेट के नाम है, जिम कॉर्बेट। इनने कौन सी बुक लिखी? एक आध बार क्वेश्चन आया है, तो आपके जो जनरल फॉरेस्ट्री के क्वेश्चन है उसमें डला हुआ है। इन्होंने पहले बहुत सारी हंटिंग की तराई वाले रीजन में। हंटिंग करने से क्या हुआ कि टाइगर की पॉपुलेशन रैपिडली डिक्लाइन हो गई। रिजल्ट, आसपास के आदमी लोग तराई में जाने लगे और अब जंगलों में फ्री घूमने लगे, तो जंगल की कटाई बढ़ गई। दूसरा, टाइगर ख़त्म होने से जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इससे उन्हें ग्रासलैंड बहुत ज़्यादा साफ कर दिए, चट कर दिए। बरसात होती थी, उससे सॉइल एरोजन हो गया। रिजल्ट हुआ कि वहाँ के फॉरेस्ट धीरे धीरे डिग्रेड होने लगे, ख़त्म होने लगे। कॉर्बेट, जो कि टाइगर के लिए बहुत बड़ा शिकारी था, इसने शायद कुछ 40-50 के आसपास टाइगर मारे। धीरे धीरे एक बार ऐसा भी हुआ कि इसने 2-3 दिन टाइगर को ढूंढा और शिकार करने को नहीं मिला, तो बेइज्जती फील मान लो, या ये चिंता में पड़ गया कि ऐसा क्या हो रहा है। कई बार क्वेश्चन आया कि वो पर्सन जो एक टाइप से एक बहुत बड़ा टाइगर का हंटर था, जो बाद में टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षक बन गया, वो कौन है? जिम कॉर्बेट। कई बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं फॉरेस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम्स में। तो ये हंटिंग करे, नहीं मिले, तो इन्हें जब फॉरेस्ट देखा कि भाई पिछले 10 साल में क्या क्या बदला चीज़ है, तो इन्हें पता पड़ा भाई पहले तो बहुत डेंस फॉरेस्ट हुआ करता था, अब तो फॉरेस्ट ही नहीं मिल रहे हैं। मतलब स्कैटर्ड फॉरेस्ट, जहाँ पहले बहुत डेंसिटी थी वहाँ स्कैटर्ड हो गए। रीजन, ह्यूमन इंटरवेंशन बढ़ा, वो तो एक एस्पेक्ट है। सॉइल इरोजन, फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन बहुत हुआ। दूसरा, पहले ग्रेजिंग एनिमल की पॉपुलेशन रैपिडली बढ़ी। हम लोग वाइल्ड लाइफ में इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे, एकदम रैपिडली बढ़ी। बट रिजल्ट क्या है? जब हर्बीवोर ज़्यादा बढ़ जाएंगे, पूरी ग्रास खा लेंगे, तो ग्रास जल्दी ख़त्म हो जाएगी, साल भर चलेगी नहीं। तो ये हर्बीवोर फिर बकाया के टाइम में क्या खाएंगे? या तो इस एरिया को छोड़ के नए एरिया में जाना पड़ेगा, या फिर ख़त्म होना पड़ेगा, क्योंकि खाना बिना भूखे कब तक रह सकता है। तो इस टाइप से अदर एनिमल की पॉपुलेशन गिरना शुरू हो जाती है। वो फिर पूरा एक साइकिल शुरू हो जाती थी, विशियस साइकिल।
रिजल्ट हुआ कि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी बर्बाद हो गई, फॉरेस्ट बर्बाद होने लगे। जब इन्हें समझ में आया तो इन्होंने उस टाइम की गवर्नमेंट जो यूपी सरकार थी उनसे रिक्वेस्ट की। बहुत कुछ में एक टाइप से वाइल्ड एनिमल के संरक्षण के लिए वो आदमी बार बार सरकार के पास जा रहा है कि भाई साहब ऐसा कर दो। तराई रीजन की उस टाइम पे कोई खास वैल्यू थी नहीं, तो उस टाइम पे जो तात्कालिक जो गवर्नर थे यूपी गवर्नमेंट के, ये कब की बात चल रही, 36 की, आप ध्यान रखो। 35 में आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसमें स्टेटों को कुछ सब्जेक्ट ट्रांसफ़र कर दिए गए थे, जिसमें अब 35 में क्या हुआ, फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर, मीन्स एग्रीकल्चर को स्टेट को ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब फॉरेस्ट भी ट्रांसफ़र कर दिया। तो अब स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पे काम कर सकती है। सेकंड, स्टेटों में अब कांग्रेस आधारित सरकारों की काफ़ी सरकारें, कांग्रेस बेस्ड सरकारें आ गई थी, क्योंकि चुनाव होंगे। 1919 से ये चीज़ें चल रही थी, लेकिन अब सरकारें वहाँ बन रही हैं, यानी कि इनका इन्फ्लुएंस है, प्रभाव इनका वहाँ की सरकार में, प्रशासनिक व्यवस्था में है। तो वहाँ पर उस टाइम पे जो गवर्नर थे, गवर्नर का नाम था हेली। इन्होंने क्या किया, बोला हम आपके नाम पे यहाँ एक पार्क बना दो जिससे जानवरों को संरक्षित किया जाए। तो उनके नाम पे वहाँ हेली नेशनल पार्क बना दिया गया गवर्नर के नाम पे। बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो बोला ये हेली को क्यों टांगे रहे, तो हमने नाम बदल दिया रामगंगा नेशनल पार्क, क्योंकि रामगंगा मेनली एक बेसिक रिवर है। एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया कि कौन सी रिवर किस नेशनल पार्क से है, तो उसमें रामगंगा अपनी कॉर्बेट से है। और यूपीएससी में शायद 2016 या 17 में क्वेश्चन पूछ लिया था इन्हें, 15 या 16 के अराउंड। बाद में जब देश आज़ाद हो जाता है तो पहले तो रामगंगा करते हैं, फिर 57 में हम लोग जो कॉर्बेट थे उन्हीं के रिस्पेक्ट में फिर उसका नाम कर दिया जाता है कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहाँ पर है, तराई रीजन में, उत्तराखंड में पड़ता है ये अपना। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन क्या आएंगे, द फर्स्ट एस्टैब्लिश नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आंसर क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, हेली नेशनल पार्क, वाज सेट अप इन द ईयर। देश का पहला नेशनल पार्क जो हेली नेशनल पार्क है वो कब बनाया गया? 36 द फर्स्ट नेशनल पार्क क्रिएटेड इन इंडिया इन द नेम ऑफ, किस नाम से? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, कौन सा आएगा? जिम कॉर्बेट सबसे पहला है तो सबसे ओल्डेस्ट वही है। यहाँ पर आकर के हम लोगों ने देश की आज़ादी से पहले तक का जो पार्ट है, एंशिएंट से लेके ये वाला पार्ट कवर कर लिया। इस पार्ट में जो क्वेश्चन आए हैं अपने एग्जाम में, एक तो ये 21, अच्छा ये 11 है और ये 21 है। टोटल जो आपके पेपर एनालाइज करके दिए गए हैं आप लोगों के जो स्टडी मटेरियल में होंगे, 11, 14, फिर आपके 18, 19 के भी एनालाइज किए गए हैं, 18, 19, 20, 21, 22 तक है। तो उसमें 2 क्वेश्चन तो ये आए हैं जहाँ पर पूछा गया था कि फर्स्ट आईजीएफ कौन है और फर्स्ट एस्टैब्लिश नेशनल पार्क इन इंडिया जिम कॉर्बेट। 21 के में पूछा गया फादर ऑफ साइंटिफिक फॉरेस्ट्री और फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। ये क्वेश्चन एक टाइप से रिपीटेड टाइप का है, ये अभी 21 के में आए थे। और किसी पेपर में इस सेक्शन से जो अभी हम लोगों ने पढ़ा उससे अभी कुछ क्वेश्चन नहीं आए। नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा वो है आज़ादी के बाद।